कहानी की शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर के जरिए काफी पुरानी बात पता चलती है। हजारों सालों पहले चार बड़े ग्रेट डीमंस में से एक डीमन जिसका नाम ताऊ था, सब के सपने की वजह से वो डीमन वर्ल्ड में तबाही करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्कनेक्ट करने वाला बैरियर ब्रेक हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डीमंस अपनी जान बचाने के लिए माउंटेन और सीज का रास्ता चुनकर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। ह्यूमंस की कमजोरी का फायदा उठाते हुए वो उन्हें मारकर इस जगह पर अपना राज कायम करना चाहते थे। इसलिए आसमान से बरसे इस कहर की वजह से ह्यूमन वर्ल्ड में चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। तभी उसी बीच एक अनोनिमस ग्रुप अपने मिस्टीरियस पावर का यूज करते हुए उन डीमंस को जान से मारना शुरू कर देते हैं। उनके पास काफी पावरफुल तिलिस्मानी ताकत थी। हेवन और अर्थ के गॉड को खुश करने के लिए वो डीमंस का सेक्रीफाइस देने लग गए थे, ताकि सालों तक उनके ऊपर ये मुसीबत दोबारा ना आए। हजारों सालों तक गॉड्स को खुश करने का ये मेथड जारी रहा और आज के दिन तक पावरफुल मिस्टीरियस से वो कल्टीवेटर जो डीमंस को मारने की ताकत रखते हैं, वो माउंटेन्स और सी में जाकर डीमंस का सेक्रीफाइस देते हैं। डीमन बीस्ट को मारने वाले उस पावरफुल कल्टीवेटर को डीमन हंटर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ चेन शिफ्ट होता है और हम एक माउंटेन में एक बच्चे को एक डीमन से बचकर भागते हुए दिखाते हैं। वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था। उस बच्चे के पास पावर नहीं थी, इसलिए वो उस डीमन से अपनी जान बचाकर तेजी से आगे की तरफ दौड़ रहा था। ज्यादा देर तक भागने की वजह से बैलेंस बिगड़कर वो लड़का जमीन पर गिर जाता है, जिससे उस बीस्ट को मौका मिल गया था उस पर हमला करने का। अपने सर के ऊपर मौजूद इस मौत के फरिश्ते को देखने के बाद उस लड़के की हालत खराब हो जाती है। इससे पहले कि वो डीमन बीस्ट उसे जान से मारकर खा जाता, तभी वहाँ पर एक डीमन हंटर की एंट्री हो जाती है, जो अपने पावरफुल तिलिस्मान का यूज करते हुए उस डीमन पर अटैक करने लगे थे। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिससे हिट होने के बाद वो डीमन काफी जोर जोर से रोर करते हुए वहाँ से जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। पर वो डीमन हंटर उसका रास्ता रोकते हुए उसके ऊपर काफी पावरफुल तिलिस्मान से अटैक कर रहे थे, पर वो डीमन उन अटैक को डॉज करते हुए तेजी से उस कल्टीवेटर के ऊपर जंप करना शुरू कर देता है, ताकि वो उसे जान से मार दे। पर इस डीमन हंटर की स्पीड सच में काफी ज्यादा तेज थी। वो इस बीस्ट के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उसे चारों तरफ से अपने तिलिस्मान से घेर लेता है। उस डीमन कल्टीवेटर के तिलिस्मान बैरियर बनाने के बाद ये डीमन बीस्ट स्पिरिचुअल चेन से ट्रैप हो गया था, जिससे वो गुस्से में जोर जोर से रोर करना शुरू कर देता है। पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस ट्रैप से आजाद नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते वो डीमन हंटर उसके सामने आकर उस डीमन को अपने हाथ में अब्सॉर्व करवा लेता है। इतने बड़े से डीमन को स्पिरिट फॉर्म में उस डीमन हंटर के हाथ में जाता देखकर तो ये बच्चा हैरान रह गया था। वो इस डीमन हंटर को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहने लगता है कि तभी वो बंदा इसे हाथ देकर उठा रहा था। अचानक से देखते ही देखते वो बंदा भी फायर की फॉर्म में वहाँ से गायब हो गया था और उसके वहाँ से जाते ही इस लड़के के हाथ में एक बीस्ट पैटर्न उभर जाता है। अपने हाथ में मौजूद इस अजीब से लकीरों को देखने के बाद वो इसे पूछने की कोशिश कर रहा था, पर तभी देखते ही देखते उस पैटर्न में से एक बीस्ट की स्पिरिचुअल फॉर्म अपीयर होकर उसे खाने की कोशिश करती है। ये उस बीस्ट की इविल एनर्जी थी। ये सब देखकर वो बंदा काफी बुरी तरीके से डर जाता है और इसी एक झटके के साथ उसकी आंख खुल गई थी। हमें पता लगता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारी सीरीज का मेन लीड फेंगवू है, जो सपना देख रहा था। उसकी बातों से हमें पता लगता है कि ये सपना उसे सालों से परेशान कर रहा है और उसके हाथ पर बना वो डीमन पैटर्न असल में भी एग्जिस्ट करता है। अभी तक ना तो उसे इस डीमन पैटर्न के बारे में कुछ पता लगा और ना ही उसके साथ घटी उस घटना के बारे में। इसी के साथ हम जान पाते हैं कि फेंगवू एक रेस्टोरेंट में काम करता है, जिसके ओनर सेफ जुए का आज बर्थडे है और वो लेट ना हो जाए इसलिए फटाफट अपने काम पे दौड़ जाता है। इधर रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं, जहां जोरों शोरों से शेफ जोए की बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन चल रही थी। सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे और रेस्टोरेंट को काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। शाओकी नाम का जूनियर शेफ वहां के लोगों को ऑर्डर दे रहा था और साथ ही चीजों को मैनेज कर रहा था। खाना कैसा बना है, डिश कौन सी प्रिपेयर होगी। तभी शाओकी के पास वहाँ का सर्वेंट चीफ आता है, जो कि एक बड़ा सा स्नेल लेकर आया था। ये दिखाकर पूछ रहा था कि आखिर इसका क्या करना है। शाओकी अपने काम में काफी ज्यादा माहिर था। वो देखते ही पता लगा लेता है कि ये स्नेल कोलोन वैली से आया है, जहाँ पे काफी सारे डीमन बीस्ट पाए जाते हैं। वो सर्वेंट से कंफर्म करता है कि क्या इस स्नेल को मास्टर शेफ डिंग लेकर आए हैं। उसके हामी भरने पर वो कहता है कि ठीक है, फिर इसे साइड में रख दो, वो खुद इसका कुछ न कुछ कर लेंगे। हमें पता लगता है कि ये स्नेल सच में काफी ज्यादा बिग था और इन्होंने भी इससे बड़ा स्नेल आज से पहले कभी नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि उस वैली में मॉन्स्टर का साइज 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। शायद वहाँ के वैली में ही कुछ खास बात हो। ये बात पता करते ही वो कहता है
है कि मैं इस बात को मिस लैंग को बताने जा रहा हूँ। इधर हमें उसकी सिस्टर लैंग को दिखाते हैं जो कि काफी फोकस के साथ अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी स्वॉर्ड स्किल्स सच में काफी ज्यादा कमाल की थी क्योंकि वो एक पत्थर को एक ही अटैक में बीच में से तोड़कर दो टुकड़े कर देती है। लैंग की स्वॉर्ड स्किल्स को उसके भाई शाओकी ने दूर से विटनेस किया था। वो तो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स तो पहले से भी ज्यादा शार्प होती जा रही है। अपने भाई को वहाँ पर अचानक से देखने के बाद लैंग का कहना था कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या कोई बात हो गई है? शाओकी कहता है कि नहीं, आज तो अंकल जोए का बर्थडे है और तुम यहाँ अकेले अकेले स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही हो। मैं तो तुम्हें बुलाने आया था और साथ ही इस बारे में बताने कि कोलोन वैली में काफी बड़ा स्नेल पाया गया है। यह खबर सुनकर लैंग ज्यादा रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो कहती है कि शाओकी, मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो और इस मामले को तुम खुद ही अच्छे से संभाल सकते हो, फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत? इस बात पर शाओकी मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि ठीक है, कोलोन वैली वाला मामला मैं खुद निपटा लूंगा, लेकिन अंकल की बर्थडे पार्टी के लिए तो तुम चल सकती हो ना। तो वो दोनों रेस्टोरेंट के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट की तरफ जाते हुए वो दोनों आपस में भाई बहन वाली मस्ती भी कर रहे थे, जहाँ मिस लैंग उसे चिढ़ते हुए कहती है कि कहीं तुम मुझे बहाने से एक रेस्टोरेंट लेकर तो नहीं जा रहे ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, क्योंकि ये बात तो तुम भी मानती हो कि मेरी स्वॉर्ड स्किल्स कमाल की है, तो क्या पता तुम मुझसे बीस्ट की कटिंग करवाओ। ऐसे ही मस्ती करते हुए वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हेड शेफ सुए को दिखाते हैं। उनके साथ मास्टर शेफ डिंग भी आए थे। सभी लोग उन्हें देखने के बाद उन्हें बर्थडे विश कर रहे थे। हमें यहाँ पर शेफ सुए के बारे में काफी सारी चीजें पता लगती है। ये कि वो अपने समय के काफी अच्छे डीमन हंटर हुआ करते थे, साथ ही वो हर तरीके के बीस्ट के बारे में काफी गहरी नॉलेज रखते हैं। कौन से बीस्ट की वजह से कौन से कल्टीवेटर की कल्टीवेशन हाई हो सकती है और कौन से बीस्ट की हेल्प से कौन सी डिजीज क्योर हो सकती है, ये सारी नॉलेज उन्हें काफी अच्छे से थी। इसी नॉलेज को शेयर करने के लिए और कल्टीवेटर्स की हेल्प करने के लिए उन्होंने ये रेस्टोरेंट ओपन किया और यहाँ आने वाले कल्टीवेटर्स को वो डिशेस खिलाकर उनकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करवाते हैं। देखते ही देखते कुछ ही सालों में उनका ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा फेमस हो गया। हेड शेफ जुए के हाथ का खाना और उनकी नॉलेज इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी कि लोग उन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं। इसलिए अपने बर्थडे के खास मौके पर हेड शेफ जुए एक बहुत ही बड़े से बीस्ट को सेक्रीफाइस करते हुए उसकी बॉडी से विल एनर्जी प्योर करके उसे सभी के लिए पकाने वाले थे, जिससे सभी कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन हाई हो जाए और उनकी डिजीज क्योर हो जाए। पहले तो ये काम मास्टर शेफ डिंग करने वाले थे, लेकिन यहाँ सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इनके हाथों से अगर बना हुआ खाएंगे ना तो सभी की डिजीज और ज्यादा बढ़ जाएगी। शेफ डिंग के स्किल्स इतने ज्यादा अमेजिंग नहीं थे, इसीलिए सभी की रिक्वेस्ट पर शेफ जुए उस बीस्ट को अपने पास बुलाते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। इसे और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो फेंग वू लाने की कोशिश कर रहा था, पर उस बीस्ट के हैवी हो जाने की वजह से वो बैलेंस संभाल नहीं पाता और सीधा लैंड होता है उस बीस्ट के साथ एक सर्वेंट के ऊपर। इस कॉमिक सीन के बाद हेड शेफ जुए सभी को उस बीस्ट की खासियत बताते हैं कि इस बीस्ट का नाम कॉफिश है। इस बीस्ट की खासियत है कि इसके पास बहुत ज्यादा स्पीड है, साथ ही इसके लंबे टेल की वजह से ये पानी में बहुत दूर तक चल सकता है। तो अगर कल्टीवेटर इसे एब्जॉर्व करेंगे तो उनकी स्पीड और कल्टीवेशन भी हाई हो जाएगी। साथ ही अगर उनके मेरिडियंस ब्लॉक हुए रहते हैं तो इसे खाने के बाद उनके मेरिडियंस भी हिल हो जाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद शेफ जुए फटाफट से अपने तिलिस्मान बाहर निकालते हैं और फिर उन पर चैंटिंग करने के बाद उस तिलिस्मान की हेल्प से उस बीस्ट की बॉडी में मौजूद सारा का सारा इविल पॉइजन वो बाहर निकाल लेते हैं। उस पॉइजन को देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा अमेज्ड हो रहे थे और फिर हेड शेफ जुए अपनी एनर्जी को रिलीज करने के बाद उस पॉइजन को क्योर कर देते हैं और फिर अपनी नाइफ स्किल शो करते हुए उस बीस्ट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे पकाकर सभी कल्टीवेटर्स को प्रोवाइड करते हैं। उनके हाथों में जादू था। खाना खाने के बाद सभी लोग उनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। हेड शेफ जुए के हाथों से पकाए हुए इस डिश को खाने के बाद जिन भी लोगों को डिजीज थी वो धीरे धीरे क्योर हो रहे थे और सभी लोगों की कल्टीवेशन इंप्रूव हो रही थी। यहाँ सर्वेंट जो कि रेस्टोरेंट में आने वाले सभी गेस्ट का नाम लिख रहा था, वो जोर से अनाउंसमेंट करके बताता है कि डोंगशन सिटी से जियांग फैमिली के लोग आए हैं बर्थडे प्रेजेंट देने। जियांग फैमिली काफी पावरफुल फैमिलीज में से एक थी, इसलिए उसके आने की खबर सुनकर तो सभी लोगों का ध्यान वहां जाता है। जियांग फैमिली के आने के बाद ही हमारा हीरो फेंग वू जो कि अपना खाना एंजॉय कर रहा था, जिस हाथ पर पैटर्न बना हुआ था उसका हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से ये हाथ वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। जियांग फैमिली अपने हाथ में एक काफी मिस्टीरियस सी चीज लेकर आ रही थी। इसे देखने के बाद लैंग कहती है कि पता नहीं क्यों इनके पास से काफी मिस्टीरियस सा ऑरा फील हो रहा है। शाओकी बताता है कि तुम्हें ऐसा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि ये अपने साथ काफी पावरफुल बीस्ट को लेकर आए हैं। इनके हाथ में जो पिंजरा मौजूद है वो डार्क स्टील से बना है, जो कि काफी पावरफुल डीमन बीस्ट के डीमन ऑरा को सप्रेस करने का काम करता है। उनकी फैमिली का 8 जनरेशनर जियांग फेंग वो अपने आप को काफी फनी तरीके से इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी लंबी चौड़ी तारीफों के पुल बांधते हुए कह रहा था कि वो एक डीमन मॉन्स्टर हंटर है।
उसके अंदर लाइटनिंग की पावर है और वो अपनी बॉडी शो करते हुए वहाँ पे काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा था। साथ ही उसी की पार्टनर जियांग मियान, वो भी खुद को अपने हस्बैंड की तरह काफी फनी तरीके से इंट्रोड्यूस करती है। उसके पास फ्लावर स्पिरिट की पावर है और वो उसी का यूज करते हुए काफी पावरफुल डीमंस का हंट करती है। उनका फनी इंट्रो देखने के बाद तो वहाँ मौजूद किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो सभी लोग मुंह खोलकर उन्हें देखते रह जाते हैं। अपना इंट्रो कंप्लीट करने के बाद वो कहते हैं कि हमारे यहाँ के हेड शेफ के कहने पर हम आपके लिए काफी पावरफुल मॉन्स्टर को लेकर आए हैं आपके बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर। वैसे तो ये मॉन्स्टर पावरफुल कम और छोटू मोटू क्यूट ज्यादा लग रहा था। इस बीस्ट का नाम पीपा बीस्ट था, जिसे देखकर हमारा शौकी कहता है कि इसके लुक पर मत जाना, ये बस देखने में ही छोटा है, बाकी इस बीस्ट के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि ये तुम्हारे फॉर्च्यून को भी चेंज कर सकता है। अगर कोई भी इसे प्रेजेंट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो सामने वाले को गुड लक विश कर रहा है। हेड शेफ ये प्रेजेंट हासिल करने के बाद उन्हें काफी पोलाइटली थैंक यू कहते हुए कह रहे थे कि आपने सच में प्रूव कर दिया कि आप डोंगशन सिटी के सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक है, क्योंकि इस तरीके का पीपा बीस्ट बहुत ज्यादा रेयरली मिलता है। साथ ही ये पीपा बीस्ट जल्दी से किसी के हाथ नहीं आते, इसीलिए हेड शेफ ज़ोए को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था इतने मिस्टीरियस बीस्ट को एक्सेप्ट करना, वो भी ऐसा बर्थडे गिफ्ट। पर ये लोग भी काफी पोलाइटली उन्हें इंसिस्ट करने लगते हैं कि ये गिफ्ट आपको लेना पड़ेगा हम दोनों फैमिलीज के बीच में अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। लैंग कहती है कि मैं तो नहीं चाहती थी कि हमारी जियांग फैमिली के साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं कि वो इतना पावरफुल बीस्ट हमें गिफ्ट के तौर पर देंगे। शाओकी जो कि काफी ज्यादा चालाक है, वो कहता है कि पक्का इसके पीछे इनका कोई हिडन मोटिव होगा। फिलहाल के लिए तो वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें फेंगबू को दिखाते हैं जो जियांग फैमिली के फिर से उसके पास आने पर उसका हाथ उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है, तो एम्बेरस होकर वो वहाँ से पतली गली से निकल गया था। बेचारे के हाथ ने उसे कुछ खाने ही नहीं दिया। फैंगवू को समझ नहीं आता कि अचानक से उसका हाथ इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। क्या ये उसे डीमन बीस्ट की वजह से है जो यहाँ पर आया है? इस बारे में पता लगाने के लिए वो स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगा था, जहाँ स्टोरेज रूम में जाते ही उसका हाथ फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे इधर उधर दौड़ाना शुरू कर देता है। उस स्टोरेज रूम में काफी सारे छोटे छोटे डीमंस बंधे हुए थे। उसका हैंड अपनी पावर का यूज करते हुए उन डीमंस को एब्जॉर्ब करने लगा था। ये देखकर तो फैंगवू हैरान रह जाता है। वो एक एक करके वहाँ मौजूद काफी सारे डीमंस को एब्जॉर्ब कर चुका था। इधर दूसरी तरफ एक और मिस्टीरियस सी बंदे की एंट्री होती है, जो कि फ्लाई करते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आया था। सभी लोग उस मिस्टीरियस से पर्सन को देखकर हैरान थे, पर उसकी लैंडिंग सभी के सामने उसका पोपट कर देती है। बेचारे का एंकल मुड़ गया था। यहाँ वो ग्रैंड एल्डर के सामने उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं एक मैसेंजर हूँ जो कि डीमन किचन पैलेस की तरफ से आया है आपके लिए एक इन्विटेशन लेकर। आपको फेमस पॉट ओपनिंग सेरेमनी के लिए इनवाइट किया गया है। ये खबर सुनने के बाद तो ग्रैंड एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये मैसेज डिलीवर करने के बाद वो बंदा वहाँ से निकलने की कर रहा था, पर चोट लगने की वजह से उसका एग्जिट काफी बुरी तरीके से हुआ था। उस मैसेंजर के वहाँ से जाने के बाद शेफ ज़ोए सभी को बताते हैं कि ये बंदा डीमन किचन पैलेस की तरफ से आया है, जहाँ पर काफी बड़े बड़े शेफ्स को इनवाइट किया जाता है। हमारे रेस्टोरेंट को मौका मिला है कि वो मेरे जरिए वहाँ पर रिप्रेजेंट हो। वहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद सबसे हाईएस्ट शेफ को चूज किया जाता है, जो कि मॉन्स्टर कुकिंग वर्ल्ड के सबसे फेमस शेफ बनते हैं। ये खबर सुनने के बाद तो शेफ डिंग उनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि फादर आखिर आपने कर ही दिया। हमें पता लगता है कि शेफ ज़ोए असल में मिस लैंग और शेफ डिंग के फादर हैं और शाओकी असल में उन दोनों का कजन है। तो जैसे ही शेफ ज़ोए इस बारे में बात करते हैं कि वो शेफ डिंग को जाते हुए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाएंगे, इस बात से लिंग नाराज हो जाती है कि ये मॉन्स्टर को कैसे संभालेगा, इसे तो खाना बनाने से ही फुर्सत नहीं है। उन दोनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है कि रेस्टोरेंट किसके हवाले किया जाना चाहिए और कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। उन दोनों भाई बहनों की ऐसी खतरनाक लड़ाई देखने के बाद तो उनके फादर को ना चाहते हुए भी अपनी पावर और एक्सट्रीम प्रेशर रिलीज करना पड़ रहा था। उनका प्रेशर इतना ज्यादा एक्सट्रीम था कि वहाँ मौजूद सभी लोग जो कि खाना खा रहे थे उनका हाथ हिल जाता है। अपने फादर का ये गुस्सा देखने के बाद वो दोनों ही शांत हो गए थे, लेकिन लिंग लिंग अभी भी इस बात से नाराज थी कि उसके फादर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बड़े भाई को हैंड ओवर कर दी। यहाँ चीफ उस पीपा मॉन्स्टर को भी शेफ डिंग को संभालने के लिए दे देते हैं। वो तो खुश हो जाता है कि अब उसके रिच होने की बारी आ गई है। उसके फादर के एब्सेंस में वो इस रेस्टोरेंट का सारा पैसा खुद संभालेगा। हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेफ डिंग काफी मजे से आराम फरमा रहे थे और तभी रात के अंधेरे में एंट्री होती है हमारे फेंगफू की। उसका हाथ उसे यहाँ पर खींच लाया था उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। जैसे ही वो उस पीपा मॉन्स्टर को पकड़ने जाता है, शेफ डिंग उसे पकड़कर वहीं पे सो जाते हैं। वो तो कंबल के अंदर छुप गया था। और वहीं दूसरी तरफ हमें लैंग को दिखाते हैं, वो भी उस मॉन्स्टर को चुराने आई थी ताकि अपने फादर को दिखा सके कि उसका भाई कितना ज्यादा नाकारा है। सबसे पहले तो वो अपने भाई को सुलाने के लिए एक मेडिसिन उसे स्मेल करवाती है और फिर चुपके से आकर उस मॉन्स्टर को खींचने लगती है, जो कि फेंगवू के हाथ से चिपका हुआ था। वो तो ये सोच रही थी कि उसका भाई सोने का एक्टिंग कर रहा है क्या।
क्योंकि सोते हुए आखिर उसने इस केस को इतने ज्यादा पावरफुल तरीके से कैसे पकड़ा हुआ है। तभी जोर से खींचने के बाद उसके सामने फेंगवू आ जाता है, जिसे देखकर वो चौंक गई थी। वो उससे कंफर्म कराती है कि क्या मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ पर पहरेदारी के लिए रखा है। वो तो मना कर देता है। वो तो कह रहा था कि नहीं नहीं, मैं असल में इस मॉन्स्टर से अपना पीछा छुड़ा रहा था, मेरा हाथ चिपक गया इसके साथ। पहले तो लैंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो काफी कोशिश करती है उसके हाथ से वो पिंजरा छुड़ाने की। पर थोड़ी देर की कुश्ती लड़ने के बाद उन दोनों को ही पता लग जाता है कि ये हाथ ऐसे तो नहीं छूटने वाला। तो इसके लिए लैंग एक सबसे खतरनाक प्लान बनाती है। वो चाकू निकाल कर कह रही थी कि क्यों ना मैं तुम्हारे हाथ को काट कर अलग कर दूं। पता नहीं डर के मारे या क्या, फेंगवू के हाथ से वो केव छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उस पिंजरे का दरवाजा ओपन हो गया था और वो पीपा मॉन्स्टर रिलीज हो गया था। ये दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो पीपा मॉन्स्टर छोटा और फास्ट होने की वजह से उन दोनों को बार बार चकमा देकर अपने पीछे दौड़ा रहा था। इसी पकड़म पकड़ाई के दौरान वो जाकर सीधा मिस्टर डिंग के चेहरे पर लैंड करता है, जिससे उनकी नींद टूट जाती है। होश में आने के बाद तो इन दोनों की चोरी पकड़ी गई थी। बेचारे चोर की तरह सामने खड़े होकर माफी मांग रहे थे कि उनसे गलती से हो गया। शेफ डिंग तो चिल्ला चिल्ला कर ये खबर पूरे रेस्टोरेंट में फैला देते हैं और वहाँ पर भागम दौड़ी शुरू हो जाती है। सारे के सारे सर्वेंट शेफ्स उसे मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए इधर से उधर दौड़ लगा रहे थे। शेफ्स वे तो सभी सर्वेंट को ऑर्डर देते हैं कि दरवाजे और खिड़की बंद कर देना, उस मॉन्स्टर को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो तबाही मचा देगा। शाओ की दूर से ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ फेंगवू और लैंग को डांट पड़ रही थी। हेड शेफ जुए तो उनकी काफी अच्छे से क्लास लगा रहे थे कि रात के अंधेरे में तुम दोनों उस मॉन्स्टर के पास क्या करने गए थे। तुम्हें पता भी है कि बिना परमिशन के मॉन्स्टर को इस तरीके से खुले में छोड़ना कितना बड़ा क्राइम है। इधर उन दोनों की क्लास लग रही थी और वहीं हमें दूसरी तरफ उस छोटे मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो इधर से उधर दौड़ लगा रहा था। सबसे बचते बचाते वो उस स्टेज के नीचे पहुंच जाता है जहां पर वो सभी के सभी खड़े थे। यहाँ शेफ जुए तो सभी को ऑर्डर दे देते हैं कि जब तक वो मॉन्स्टर पकड़ा नहीं जाएगा तब तक कोई भी सोने नहीं जाएगा। उन्हें आज रात को ही उस मॉन्स्टर को कैद करना है। लैंग तो अभी भी अपनी हरकतों को जस्टिफाई करते हुए कह रही थी कि फादर, हम इतनी रात में उसे कैसे ढूंढेंगे, रात के अंधेरे में तो वो कहीं भी छुप सकता है ना। वह इधर उस छोटे मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्टेज को बीच में से दो हिस्सों में चीर देता है, जिससे वो सभी डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लग गए थे। अब इस हरकत की वजह से वो मॉन्स्टर सभी के सामने आ जाता है और वो सभी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा देते हैं। इसी फनी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है।